हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की प्रश्नावली विविध। तो आज की इस वीडियो में हम विविध प्रश्नावली के जो बचे हुए सारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम पूरा कर लेंगे। उम्मीद करूँगी कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, जो भी क्वेश्चन समझे हैं, वो सभी आप आसानी से कर लिए होंगे। तो अब शुरू करते हैं। हमारे प्रश्न संख्या 5 तक हमने कर लिया था, 6 से हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 पर भी शायद हमने पिछली वीडियो में 6 से लगा के 10 तक और भी कर लिए थे। तो सीधा हमारा क्वेश्चन होगा अब 11वां। ठीक है, तो प्रश्न को शुरू करते हैं। बस प्रश्न शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस कर लें ताकि मेरे जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। शुरू करते हैं हमारे प्रश्न को। 11वां प्रश्न है, मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय है। यदि किसी समुच्चय एक्स के लिए ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के बराबर है फाई के, तथा ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स, तो सिद्ध करना है कि क्या ए और बी बराबर है। तो देखो दोस्तों, हमें जो दिया हुआ है प्रश्न में वो हम लिख लेंगे कि हमें दिया हुआ है कि ये चीज़ इस फाई के बराबर है और ये चीज़ है वो बी यूनियन एक्स के बराबर है। बस ये करके हमें क्या करना है कि इसी को टुकड़ों में तोड़ना है। तो सबसे पहले तो हमें एक तरफ ए लाने की कोशिश करनी है और दूसरी तरफ बी लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखते हो पाता है या नहीं, बाकी आगे देखेंगे। यहाँ से अगर मैं ए यूनियन एक्स करूँ तो एक्स और ए का एक यूनियन बन जाएगा, और उसमें से अगर मैं ए और ए एक्स में से अगर मैं कॉमन की बात देखूँ तो सिंपली दिख रहा है कि हमें ए ही मिलेगा, यानी कि इसका आंसर ए आ रहा है। तो इसे लिख देते हैं। इसे जब मैं हल करती हूँ तो मैं पाती हूँ कि बी और एक्स बनेगा। बी और एक्स में से फिर ए को अगर कॉमन लेना चाहूँ तो ना तो बी कॉमन आ रहा है ना ए कॉमन आ रहा है, सीधा ही फाई आएगा, और हमें फाई चाहिए नहीं, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर फ़िलहाल के लिए ऐसे कर लेंगे। हम यहाँ पर वितरण गुणन कर लेंगे, जैसे कि पहले हमने सीधा ये संख्या ऐसे ऐसे लिख ली है। उसके बाद में ए को बी से करूँगी गुणा तो मैं ये मिल जाएगा। उसके बाद में ए को एक्स से करूँगी तो ए यूनियन ए सार्वत्रिक एक्स मिल जाएगा। उसके बाद में बी और एक्स के बीच में जो चिन्ह था वो हमें इन दोनों कोष्टक के बीच में लिख देना है। ये होता है वितरण गुणन। ठीक है, फिर यहाँ पर ए और एक्स में से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है तो यहाँ पर फाई हो जाएगा। ए और बी में भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें ए और बी मतलब दो ऐसे समुच्चय बताए गए हैं मतलब जो एक्स से जुड़े हुए हैं, है ना। तो दोनों ही एक्स से जुड़े हुए हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है, और हमें अभी इतना पता नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ए है वो बी का उपसमुच्चय है, यानी कि बी के कुछ अवयव ए पे है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम दूसरी तरीके से हमें जो दूसरा दिया हुआ है उसे लेंगे। ठीक है, इसे भी सेम तरीके से हमें तोड़ना है, जिस तरीके से कि हमने यहाँ पर किया था। हमें यही डिजिट दी हुई थी, हमने इसे इस तरीके से खोल कर रखा था, है ना। इस तरीके से खोला था ताकि हमें हमारे जो हमें चाहिए वो मिल जाए। बस सेम तरीके से हमें यहाँ पर भी करना है, लेकिन यहाँ पर बी की डिजिट में लिखना है। ठीक है, तो बी की डिजिट में लिखने पर हम सेम उसी तरीके से इसे इसमें बदल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर तो मुझे बी नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ अगर मैं इन दोनों में से देखूँ तो यहाँ पर बी कॉमन आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे कि हमने पहले किया था। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से करें तो वही आंसर आ रहा है फाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा मतलब वितरण गुणन है वो करेंगे जो हमने पिछली बार किया था। बी को ए से गुणा करेंगे, फिर बी को एक्स से गुणा करेंगे, दोनों के बीच बी के पास जो चिन्ह है वही लगाएंगे, फिर ए और एक्स के बीच में जो चिन्ह था वही इन दोनों कोष्टक के बीच में लगा देंगे।
उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। और यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर ए और बी में से कुछ कॉमन तो मैं मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है जो व्यंजन में या ABCD की जो अक्षर में लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट्स में, उनमें हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या ए और बी में कुछ मतलब कॉमन है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का उपसमुच्चय है, जिस तरीके से हमने पहले लिखा था। ठीक है, तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो ए और बी बराबर ही है, क्योंकि बी की जगह ए हो रहा है और ए की जगह बी हो रहा है। ठीक है, एक दूसरा कंसेप्ट भी है जिसके अगर हमें इसे सिंपली हल करें तो ये एक तरफ आएगा फाई आंसर और एक तरफ आ रहा है ए, और नीचे इसे सॉल्व करने पर आ रहा है हमारे पास में फाई और इस तरफ आ रहा है बी। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को हल करूं तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर आसानी से फाई से कट जाएगा और ए बी के इक्वल आ जाएगा। अगर सरल तरीके से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के हिसाब से ये बढ़िया तरीका है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, ऐसा समुच्चय ए बी सी ज्ञात कीजिए ताकि ए सर्वत्रिक बी सर्वत्रिक सी और तथा ए सर्वत्रिक सी अरिक्त समुच्चय हो, यानी कि इनमें आंसर फाई नहीं है, कुछ न कुछ अंक है मंजिला ब्रैकेट में। ठीक है, और फिर बताना है कि ए सर्वत्रिक बी सर्वत्रिक सी बराबर है फाई के, यानी कि हमें पहले तो ज्ञात करना होगा ए सर्वत्रिक बी ज्ञात करना होगा, फिर बी सर्वत्रिक सी ज्ञात करना है, फिर ए सर्वत्रिक सी ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए हमें ए बी सी के कुछ मान मान्य होंगे, जिनमें अगर मैं ये 3 निकालूँ तो उनमें कुछ न कुछ डिजिट आए, यानी इन तीनों में कुछ न कुछ दोनों में कॉमन आता जाए। जैसे मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इसे 1 2 मान लिया, इसे 2 3 मान लिया, इसे 1 3 मान लिया। अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। और अगर मैं बी और सी का सर्वत्रिक ज्ञात करूँ दोनों में क्या कॉमन है, तो उनमें 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हो जाएगा। अगर मैं ए और सी का देखूँ तो यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, यानी कि 5 तो हमने आंसर नहीं लिया है, लेकिन 2 3 1 ले लिया है, यानी अरिक्त समुच्चय तो नहीं है। फिर क्या करना है कि ए यूनियन ए सर्वत्रिक बी सर्वत्रिक सी बराबर है फाई के, यानी कि जो हमारा आंसर आया है ये वाले, इन दोनों का फिर हमें वापस सर्वत्रिक ज्ञात करना है। तो अगर मैं इन तीनों को अगर मैं करूँ तो आंसर सीधा हमारा फाई के इक्वल आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं इन तीनों को करना है तो हमें क्या करना होगा, किन्हीं भी 2 के बीच में कोष्टक लगा दो, यही होता है। तो किन्हीं भी 2 के बीच में कोष्टक लगा दूंगी, तो उन दोनों में से देखना है क्या कॉमन आ रहा है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि फाई आ गया। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थी के सर्वेक्षण ज्ञात हुआ है कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। बहुत ही सरल है, हमने जो प्रश्नावली हमारी देखी थी लगभग 1.6 के अंदर हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए थे, उनमें हमने ये सूत्र लगाया था। बस हमें उन सूत्र में मान रखना है। हालांकि हमें सभी जो भी यहाँ पर सूत्र में है उन सबके मान दिए हुए हैं, इसलिए हम ये नहीं पता कर सकते कि चाय और कॉफ़ी पीने वाले नहीं हैं वो कितने। तो ये ज्ञात करने के लिए हम एक सिंपली सूत्र मतलब सिंपली देख सकते हैं। हमें सूत्र में पहले मान रख देना है, तो इस तरफ तो हमारे जो मान दिए हुए हैं वो सेट होंगे और 225 के इक्वल हो जाएंगे। और चूंकि हमारा टी और सी का यूनियन हमें 600 दिया हुआ है, तो ये 600 के इक्वल होगा। अब हमें ज्ञात करना है कि बिल्कुल पीने वाले ही नहीं है, तो इस 275 को इस तरफ लाऊंगी तो ये 600 माइनस होंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि जो कोई कुछ भी नहीं पीता है, कुछ नहीं पीने वाला बच जाएगा यहाँ पर, और वो होगा हमारा 600 माइनस 275। और 600 में से 275 घटाने पर हमारे पास आता है 325। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी के समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी और 25 विद्यार्थी दोनों भाषा जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी? बहुत ही सरल है, प्रश्न में सीधा मान रखना है। सब इनमें से जो हिंदी बोलता है अंग्रेजी बोलता है वो दोनों जुड़ जाएंगे, जो दोनों बोलता है वो घट जाएगा, आंसर आ जाएगा 125। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 है कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, 26 लोग समाचार पत्र टी, 26 लोग समाचार पत्र आई और 9 लोग एच आई दोनों, 11 लोग एच टी दोनों और 8 लोग है जो टी एल दोनों। यहाँ पर एल है या टी है पता नहीं, ठीक है, एल है शायद, सॉरी आई है यहाँ पर, ठीक है, दोनों और 3 लोग ऐसे जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या और ठीक केवल एक समाचार पढ़ने वालों की संख्या। तो इसके कई सारे तरीके हैं जिनसे हम हल ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि देखो, आप ज्ञात कर सकते हो कि पहले हमने क्या किया, वेनार एक बना लिया है। यहाँ पर हमने 3 समाचार पत्रों की बात हुई है, तो 3 समाचार पत्र हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। उनके बाद में हमने क्या किया है कि हमारे पास इस तरीके से है कि जो इन तीनों में आ रहा है ना, तीनों गोलों के अंदर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर तीनों गोलों के अंदर आ रहा है 3, यानी 3 को सब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है टी और ये है एच। टी और एच बोलने वालों की संख्या 8 है, ठीक है। 10 और ये जो संख्या है टी और एल, इन्हें बोलने की संख्या 5 है और एच और आई को बोलने वालों की संख्या 6 हमें दिख रही है। मतलब कुल मिला के हमें जोड़ के ही लिखना है सिंपली तो, लेकिन फिर भी हमने मोटा हमने ये बना लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये जो हमारे दिए हुए हैं उनमें से कर सकते हैं, जैसे कि एच और आई की संख्या कितनी है और टी और आई की संख्या कितनी है, इन दोनों को एक बार लिख लेंगे। उसके बाद में हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमें पूछा क्या गया है। बस उनमें से क्या करना है, केवल एच पत्र पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इन दोनों की संख्या है कितनी, 25 में से हम जो भी कॉमन आ रहे हैं उन सबको डिजिट को हटा देंगे तो 8 बच जाएगा। यानी कि अगर मैं इससे देखूं तो हमारा यहाँ पर 5 पहले से ही आंसर है, यानी कि इस वेनारे की सहायता से हम सीधा ही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से हमें आंसर निकालना है। बाकी इसका एक और तरीका है जो आप चाहो तो कर सकते हो। इसका एक तरीका है वैकल्पिक विधि, यानी वो जो हमने सूत्र पढ़ा था उसका एक बड़ा रूप भी है, जिसमें अगर 3 संख्या आ जाए तो उसमें कैसे निकाला जाता है। बस हमें वही सूत्र लगाना है। आप एक बार इस सूत्र को देख लीजिए, ज़्यादा वो कुछ नहीं है, जो हमने पहले सूत्र पढ़ा था वही का वही है। बस उसमें क्या क्या है कि यहाँ पर जो आई है वो आई है वो बढ़ गया है, तो आई बढ़ गया है तो हमें बस इसमें से जो संख्या हमें कॉमन ले सकते हैं वो सभी करनी है और लास्ट में इसे पूरे को प्लस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर लिख लिया है जो भी हमें मान दिए हुए हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 52, यानी कुल आंसर 52 आ रहा है। तो 52 में से या फिर जो पूछा गया है उनमें से हमें संख्या घटानी है। अगर हमें केवल एच और टी समाचार पत्र वाली संख्या ज्ञात करनी है तो एच और टी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 11, और तीनों पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 3। उनमें से जब मैं ये घटा दूंगी तो हमारे पास में वही संख्या बचेगी जो हमें पूछा गया है, यानी केवल एच और टी पढ़ने वाले की संख्या बच जाएगी, ठीक है। वैसे 11 क्या है, 11 हमारे पास में है एच और टी दोनों ही पढ़ने वालों की संख्या, ठीक है। केवल टी और यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर आई है, ठीक है। आई पत्र पढ़ने वालों की संख्या, तो दोनों की संख्या है 8, 8 में से 3 माइनस कर देंगे 5 बच जाएगा। और इसी तरीके से फिर आई और एच में ज्ञात करना है तो 9 माइनस 3 करेंगे 6 आंसर आ जाएगा। और तीनों पत्र पढ़ने वालों की संख्या हमारे पास में 3 है ही, इसीलिए हम सब में से 3 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो रहा है। लेकिन अगर हम सिंपली देखें तो हमारे पास में पहले से ही आंसर आ रहा है कि जो केवल एच और टी पढ़ने वाले हैं वो इनके आंसर क्या है, तो ये हमें पहले ही पता है। और जो तीनों ही पढ़ने वाले हैं उनका आंसर हमें सिंपली दिख रहा है यहाँ पर, जो तीनों बॉक्स में आ रहा है। यानी कि जो डिजिट दोनों गोलों में, जैसे कि इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों में अगर कुछ कॉमन आ रहा है हमें दिख रहा है तो वो ये दोनों हैं, यानी कि इनका आंसर कितना होगा, 9। लेकिन हमें सिर्फ एच और टी का अगर ज्ञात करें, क्योंकि यहाँ पर ये टी शामिल हो जाएगा, तो इस टी को हमें बिल्कुल ही गायब कर देना है। तो हमारे पास में कितना बच रहा है, 6, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी को कर सकते हैं, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए उसमें से पूरे को ही माइनस कर दो
उसे पूरा ही हटा दो। जैसे ही हम हटाएंगे, मान लो कि वो हमें दिख ही नहीं रहा है वहाँ पर क्या संख्याएं हैं, तो हमारे पास में इन दोनों के बीच में क्या संख्या दिख रही है, 5 दिख रही है। तो बस इसी तरीके से करना है सिंपली। ठीक है, उम्मीद करूँगी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 16वां क्वेश्चन है हमारा, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए, 26 लोग उत्पाद बी और 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। 14 लोग वे हैं जो उत्पाद ए और बी, 12 लोग ए और सी और 14 लोग उत्पाद बी और सी और 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों को पसंद 8 लोग ऐसे जो तीनों को पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को ही पसंद करते हैं। तो उत्पाद सी को, केवल उत्पाद सी को ज्ञात करने का वैसे तो हमारा आंसर आना चाहिए 29, क्योंकि हमें यहाँ पर 29 दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, केवल लिख दिया है ना, तो केवल के लिए यहाँ पर मैथमेटिकली देखा जाए तो वो अलग होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख लिया है ए और बी सी, जो भी हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद में हमने एक वेन आरेख का चित्र बना लिया है। अब यहाँ से हम अगर देखा जाए तो हमें केवल सी का बोला गया है, तो सी का हमारा आंसर वैसे आना चाहिए। यहाँ पर सी के पूरे बॉक्स के अंदर हमारे पास 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो इन सब को या तो जोड़ के माइनस कर दो या अलग अलग करके माइनस कर दो। 6 और 4 बन जाएंगे 10, और 10 में से फिर -8 है, तो -10 और -8 जुड़ के हो जाएंगे 18। 29 में से 18 गए तो हमारा आंसर 11 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज बहुत ऐसे है कि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर लैंग्वेज समझ में आ जाए तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूँगी कि आज का ये जो वीडियो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे प्रश्नावली 2 के साथ में। उम्मीद करूँगी कि अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि मेरे जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। हम मिलेंगे आपको रोजाना इस तरह की मज़ेदार और विभिन्न प्रश्नावलियों के साथ। तब तक के लिए मिलता अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।